हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा प्रकरण। परिभाषा का इम्पोर्टेंस क्या है, परिभाषा पढ़ने से रसशास्त्र में क्या इम्पोर्टेंस है, परिभाषा के अंतर्गत कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे कि कज्जली हो गई, भावना हो गई, निर्वाप हो गया, आवाप हो गया, ढालन हो गया, और भस्म की कुछ परिभाषा या परीक्षा ही बताइए, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानने वाले। उससे पहले परिभाषा क्या है ये हमें जानना जरूरी है। परिभाषा का सिंपल वर्ड में मीनिंग होता है डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजीज। कोई भी शास्त्र पढ़ना रहा तो उस शास्त्र का जो बेसिक कंसेप्ट रहता है वो पढ़ना हमें इम्पोर्टेंट रहता है। बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वो शास्त्र हमें जानने के लिए इजी होता है। तो ऐसे ही रसशास्त्र में कुछ टर्मिनोलॉजी डेफिनेशंस कही है जिसे हम परिभाषा कहते हैं। आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि परिभाषा हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो अब जान लेते हैं कि परिभाषा के बारे में रसशास्त्र में क्या बताया है। रसशास्त्र की परिभाषा इसलिए पढ़नी चाहिए कि रसशास्त्र में जो कुछ गुण पदार्थ बताए हैं, गुण मीनिंग बताए हैं, उसका हमें ज्ञान हो, इसलिए परिभाषा पढ़ना जरूरी है। तो परिभाषा का लक्षण जान लेते हैं फ्रेंड्स कि परिभाषा का लक्षण क्या है। परिभाषा का लक्षण आचार्यों ने ऐसे बताया है। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं शास्त्र में परिभाषा का डेफिनेशन वर्ड्स में कैसे दिया है। जिन संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों द्वारा शास्त्र के संदिग्ध, गुप्त, अप्रकट और अविकसित भावों को स्पष्ट और निश्चित अर्थ प्राप्त हो उसे परिभाषा कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स शब्द आया है यहाँ पे संक्षिप्त। संक्षिप्त का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि संक्षिप्त का मीनिंग होता है जो कुछ शॉर्ट में बताया है उसे हम संक्षिप्त कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सांकेतिक का मीनिंग होता है जो भी वर्ड्स हमें न्यूमेरिकल्स में बताए हैं, जैसे कि त्रिकटु हो गया फ्रेंड्स, त्रिफला हो गया। तो त्रिफला में क्या क्या आता है, त्रिफला में 3 पदार्थ आते हैं, जैसे कि आंवला, हिरडा और भेड़ा, इन्हें त्रिफला कहते हैं। और त्रिकटु में सुंठ, मिरी, पिंपली, ये सांकेतिक शब्द हो गया फ्रेंड्स। जो संदिग्ध यहाँ पे वर्ड आया है उसका मीनिंग होता है कुछ भी डाउटफुल तरीके से बताया है। गुप्त का मीनिंग होता है जो हमें मालूम नहीं है। अप्रकट का मीनिंग होता है जो अनएक्सप्लेन्ड है। और अविकसित भाव जो पूरी तरह से डेवलप्ड लैंग्वेज में बताए नहीं। तो शॉर्टली परिभाषा एक डेफिनेशन हो गया जिसके द्वारा हम कुछ जो पदार्थ हमें मालूम न रहते उसका मीनिंग जान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब परिभाषा दी गई है पंचलवन। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स है पंचलवन और षडलवन। पंच का मीनिंग होता है 5, उसमें लवन 5 प्रकार के बताए हैं, अपने को पिक्चर क्लियर हो रहा है। षडलवन में 6, षड का मीनिंग होता है 6, उसमें 6 प्रकार के लवन बताए फ्रेंड्स। तो पहला लवन है सैंधव लवन, दूसरा लवन है समुद्र लवन, तीसरा वीड लवन, चौथा सर्वोच्चल लवन और 5वां रोमक लवन। यहाँ पे 5 लवन बताए इसलिए उसे पंचलवन की परिभाषा दी गई फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको पंचलवन किसे कहते हैं। पंचलवन में हम नवसागर मिलाते हैं तो उसे हम षडलवन की परिभाषा देते हैं फ्रेंड्स। और ये 5 लवनों में सैंधव लवन को ही आचार्यों ने श्रेष्ठ बताया है। तो पंचलवन षडलवन पढ़ने के बाद हम आगे की परिभाषा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। शारद्वय और शारत्रय किसे कहते हैं। यहाँ पे शार एक वर्ड आया है। शार एक ऐसा पदार्थ बताया है, कल्पना बताई है जिसमें 5 प्रकार के रस होते हैं, सिर्फ अम्ल रस नहीं होता। क्षार वीर्य में, वीर्य इन द सेंस ऑफ पोटेंसी में उष्ण वीर्य का रहता है और उसका विपाक कटु रहता है, ऐसे आचार्यों ने बताया है। यहाँ पे शारद्वय शब्द आया है फ्रेंड्स। तो शारद्वय से हमें लेना है मीनिंग कि यहाँ पे सिर्फ 2 क्षार बताए गए और शारत्रय में 3 प्रकार के क्षार बताए हैं फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं भी शारद्वय में क्या क्या आता है फ्रेंड्स। शारद्वय में सज्जी क्षार और एवक क्षार, ये 2 क्षार आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए उन्हें शारद्वय की परिभाषा बताई है। तो उसमें हम टंकन मिला देते हैं तो शारत्रय कह लेता है। शारत्रय में क्या आ गया फ्रेंड्स, सज्जी क्षार, एवक क्षार और टंकन, इन्हें शारत्रय कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्षार पंचक की परिभाषा बताइए। पंच मीनिंग का, पंचक का मीनिंग होता है 5 प्रकार के क्षार बताए। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, पलाक्षार बता है, मूषक क्षार बता है, एवक क्षार, सज्जी क्षार और तिलक क्षार, ये हो गए 5 प्रकार के क्षार। पलाश एक वनस्पति द्रव्य है जिसके 5 प्रकार के जो पंचांग है उसको हम जला के उससे क्षार प्राप्त करते हैं। वैसे ही यवक क्षार भी हो गया, सज्जी क्षार भी हो गया, तिलक क्षार भी गया। ये टोटली वनस्पति द्रव्य है जिससे हम जलाने के बाद क्षार प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्षार पंचक की परिभाषा दी गई है फ्रेंड्स। आपको क्लियर हो गया। अभी तक हमने शारद्वय पढ़ा जिसमें सज्जी क्षार एवक क्षार आता है, शारत्रय पढ़ा उसमें सज्जी क्षार एवक क्षार और नवसागर आता है।
और सॉरी टंकन आता है। तो क्षार पंचक में फ्रेंड्स पलाश क्षार, मूषक क्षार, एवक क्षार, सज्जिक क्षार और तिल क्षार, इन्हें क्षार पंचक की परिभाषा दी है। तो आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि क्षार अष्टक में क्या क्या आता है। क्षार अष्टक के अंतर्गत 8 प्रकार के क्षार आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्नुही क्षार बताया है, पलाश क्षार बताया है, अपामार्ग क्षार, इमली क्षार, अर्क क्षार, तिलनाल क्षार, सज्जिक क्षार और एवक क्षार, ये टोटली 8 क्षार हो गए फ्रेंड्स। तो 8 क्षार कैसे तरह बताए हैं, स्नुही पहले बताया है। स्नुही है एक विषय द्रव्य है, आगत तंत्र में बताया, उसका क्षीर यूज होता है जिससे पेशेंट को परगेशन क्रिएट होता है। ये तीक्ष्ण द्रव्य रहता है, इसलिए इसकी मात्रा बहुत हम कम यूज करते हैं। दूसरा होगा पलाश क्षार, ऊपर जैसे बताया पलाश एक प्रकार का वृक्ष है, उससे जो पंचांग है वो जलाने के बाद हमें पलाश क्षार प्राप्त होता है। अपामार्ग क्षार बताया फ्रेंड्स। अपामार्ग एक ऐसा वनस्पति द्रव्य है जो नस्य के लिए यूज होता है। नस्य का मीनिंग होता है जो मेडिसिन हम नाक के द्वारा या नाजल रूट से देते हैं। ये पंचकर्म में इनमें इंक्लूड है, जिसे हम नस्य के अंतर्गत अपामार्ग क्षार यूज करते हैं। इमली क्षार, इमली तो आपको मालूम है, जैसे उसका आम्ल रस रहता है, इसे हम इमली कहते हैं पर्टिकुलरली, तो उसमें इमली आ गई। अर्क क्षार ये भी एक अगत तंत्र में बताया वनस्पति द्रव्य है जो विषारी है, उससे हम क्षार बनाते हैं तो अर्क क्षार कहा जाता है। तिलनाल क्षार और सज्जिक क्षार और एवक क्षार, ये रिमेनिंग 3 क्षार हो गए। ऐसे क्षार अष्टक का गण आचार्यों ने बताया फ्रेंड्स। तो पहला क्षार हो गया स्नुही क्षार, दूसरा पलाश क्षार, तीसरा अपामार्ग क्षार, चौथा इमली क्षार, अर्क क्षार, तिलनाल क्षार, सज्जिक क्षार और एवक क्षार फ्रेंड्स। तो आगे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि अम्ल वर्ग या परिभाषा क्या है। अम्ल वर्ग से आचार्य अपने को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे आपको अम्ल पदार्थ का मीनिंग जानना जरूरी है। अम्ल पदार्थ एक रसद्रव्य बताया है, षड रसों में अम्ल रस आया है। जिस वर्ग में मुख्यतः अम्ल रस के द्रव्य रखे गए हैं उन्हें अम्ल वर्ग बताया है। जैसे कि अम्लवेतस यहाँ कहा गया है, ये भी एक वनस्पतिक द्रव्य है। जम्बीरी नींबू, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में लेमन कहते हैं या नींबू कहते हैं। मातुलंग, इसमें भी अम्ल रस रहता है फ्रेंड्स। चनक अम्ल, नारंग, इमली और चांगेरी। चांगेरी एक वनस्पति द्रव्य है जिससे हम चांगेरी घृत सिद्ध करते हैं, जो हम एनोरेक्टिकल कंडीशंस में अच्छी तरह से यूज करते हैं। इस द्रव्य में मेन कंसेप्ट है उनका रस, इसलिए उन्हें अम्ल वर्ग के अंतर्गत रखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि अनार बताया है, बेर बताया है, अम्बष्टा बताया है, इनका भी रस मेनली अम्ल वर्ग है फ्रेंड्स। तो ये सब द्रव्य अम्ल वर्ग के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। तो अब आगे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि अम्ल पंचक के अंतर्गत क्या क्या आता है। अम्ल पंचक के अंतर्गत 5 प्रकार के अम्ल पदार्थ आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स हमने कि अम्लवेतस, जम्बीरी नींबू, मातुलंग नींबू, नारंग और नींबू, सादा नींबू जिसे हम कागजी नींबू कहते हैं, इनमें अम्ल रस मुख्यतः बताया, इसे अम्ल पंचक कहा गया है। यहाँ पे सिर्फ 5 पदार्थ अम्ल बताए, इसलिए अम्ल पंचक की परिभाषा दी है फ्रेंड्स। तो अगली परिभाषा है फ्रेंड्स पंचामृत। पंचामृत में यहाँ पे मीनिंग जानना जरूरी है कि पंचामृत किसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो पंचामृत में यहाँ पे पंच वर्ड आया है, जिससे मीनिंग होता है 5 पदार्थ के कुछ द्रव्य बताए गए यहाँ फ्रेंड्स। अमृत का मीनिंग होता है जो पदार्थ हमें गाय से पर्टिकुलरली प्राप्त होते हैं, जो श्रेष्ठ रहते हैं, तो उन्हें पंचामृत की परिभाषा आचार्य दी है। तो इनके अंतर्गत गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, मधु, शर्करा, ये 5 पदार्थ आते हैं, इसे पंचामृत की परिभाषा देती है। हम पढ़ते हैं कि पंचामृत लेके किसी भी द्रव्य को शोधित किया जाता है। पंचामृत में सभी द्रव्यों की मात्रा सम प्रमाण में बताई है। तो अगला परिभाषा है जिसे हम कहते हैं पंचगव्य। पंचगव्य, गव्य का मीनिंग हो गया जो पदार्थ हमें गाय से प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स। गाय से कौन से, जैसे कि गाय का दूध हो गया, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये 5 पदार्थ गाय से मिलते हैं, इसलिए पंचगव्य की परिभाषा दी है फ्रेंड्स। गव्य का मीनिंग होता है गाय, जो गाय से मिलते हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और गाय का गोमूत्र जिसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये इसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। तो इनका उपयोग रसशास्त्र में कहाँ कहाँ होता है ये भी जानना हमें जरूरी है फ्रेंड्स, कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। जैसे कि गाय का दूध यूज करके हम किसी भी द्रव्य को शोधित करते हैं फ्रेंड्स। तो गाय का दही भी हम किसी अम्ल वर्ग के अंतर्गत तक्र बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और गोमूत्र जिसमें हम जैसे कि ताम्र का शोधन हो गया वो कर सकते हैं। और गाय का गोबर से हम उपल जो है उपल बनाते हैं, जिसे हम कूट लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब अगली परिभाषा है द्रावक गंध।
द्रावकन का इस्तेमाल किस लिए होता है हमें जानना जरूरी है। द्रावकन एक ऐसा द्रावकन बताया गया जिसमें गुड़, गुंजा, गोघृत, मधु और टंकन ये पदार्थ बताए हैं। द्रावकन का इस्तेमाल करके हम किसी भी रस द्रव्यों जैसे कि धातु हो गया, उपधातु हो गया, रस हो गया, महारस हो गया, उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट से जल्दी मेल्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी द्रव्य का मेल्टिंग पॉइंट समझो 500 बता है, तो हम उसमें मूषा में वो धातु डाल के उसमें द्रावकगण जैसे कि गुड़, गुंजा, गोघृत, मधु और टंकन ये सभी द्रव्य सम प्रमाण में डालते हैं, तो और जो मेटल बताया गया है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो उसका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट 500 बताया है, तो वो 500 से कम ही टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। इस तरह जो द्रावकगण है, जो अपने मेटल्स रहते हैं और नॉन मेटल्स रहते हैं, उपरस, महारस, साधारण रस, इनको उनके टेम्परेचर से पहले ही मेल्ट कर देता है। तो उस कंडीशन में हम द्रावकगण इस्तेमाल करते हैं। ये द्रावकगण की क्लिनिकल यूटिलिटी हो गई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कौन से पदार्थ बताए हैं एक बार हम जान लेते हैं। यहाँ पे गुड़ बताया है, गुगुड़ बताया है, गुंजा, गोघृत, गोघृत का मीनिंग होता है गाय का घी, मधु और टंकन, ये पदार्थ सम प्रमाण में हमें मूषा में लेने हैं। जैसे कि हम कौन सा भी मेटल लेते हैं उसके साथ और उसको मूषा में हीट देनी है, तो वो सब द्रव्य मेल्ट हो जाएंगे उसके नॉर्मल टेम्परेचर से पहले। यहाँ पे बताया देखो फ्रेंड, इससे सभी द्रव्य धातुएं शीघ्रता से पिघल जाती है। यहाँ पे इसे इसके बारे में बताया है फ्रेंड्स। तो अब आगे जान लेते हैं कि कज्जली ये परिभाषा क्या है, कज्जली के अंतर्गत क्या क्या आता है। कज्जली एक कंसेप्ट जान लेते हैं। रसशास्त्र में कज्जली का सबसे इंपॉर्टेंस बताया गया है। कौन सा भी रसशास्त्र का कल्प बनाना है फ्रेंड्स, तो हमें सर्वप्रथम कज्जली बनानी पड़ती है। तो कज्जली के मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं पारद और गंधक। पारद सम प्रमाण में और गंधक सम प्रमाण में एक खरल में लेना है फ्रेंड्स हमें, और उसको अच्छी तरह से मर्दन करना है। मर्दन कब तक करना है फ्रेंड्स, मर्दन हमें तब तक करना है जब तक उसमें कुछ सिद्धि लक्षण आचार्यों ने जो बताए वो दिखते नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि पहला सिद्धि लक्षण बताया है उसमें निश्चंद्रत्व चाहिए, और दूसरा बताया है कि वो कज्जलाभ दिखना चाहिए, जैसे कि ब्लैकिश कलर में दिखना चाहिए। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आचार्यों ने बताए हैं कज्जली टोटल बनी या नहीं, प्रिपेयर हुई नहीं, ये जांचने के लिए। तो सर्वप्रथम हम शुद्ध पारा लेते हैं, शुद्ध गंधक लेते हैं। तो शुद्ध का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, शुद्ध के अंतर्गत हमें पारद का शोधन करना पड़ता है। जैसे कि पारद का शोधन हम रसन कल में करते हैं, रसन कल का इस्तेमाल करके हम 7 दिन मर्दन करके पारद को शुद्ध करते हैं और शुद्ध पारद हमको मिलता है। जैसे गंधक का शोधन हमें गोदुग्ध में करना पड़ता है, जैसे कि गाय का दूध इस्तेमाल करके हम, जैसे कि हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी थी कि पंचामृत जैसे और पंचगव्य, गोदुग्ध वहाँ बताया था। तो वो गोदुग्ध के अंतर्गत हमें गाय का दूध लेना है फ्रेंड्स, उससे हम गंधक का शोधन करते हैं। शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक इनकी हम एक खरल में लेके उसे अच्छी तरह से मर्दन करते हैं फ्रेंड्स। मर्दन कब तक करते हैं, जैसे हमें वो उसमें चंद्रिका नहीं दिखती। चंद्रिका मीनिंग होता है उसमें शाइनीनेस हमें दिखना नहीं चाहिए और टोटली ब्लैकिश दिखना चाहिए। ये सब लक्षण हमें ऑलमोस्ट 120 घंटे तक मिल जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हम कज्जली पदार्थ कहते हैं। आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि कज्जली क्या रहती है। तो कज्जली में गंधक का प्रमाण कितना रहना चाहिए, इसके बारे में भी आचार्यों ने अलग अलग मत बताया। जैसे कि हम समभाग गंधक यूज कर सकते हैं, द्विगुण यूज कर सकते हैं, त्रिगुण, षडगुण, अष्टगुण, षोडश गुण। षोडश का मीनिंग होता है 16 पट, 32 पट और 64 पट। ऐसे हम गंधक का प्रमाण कज्जली में बढ़ा सकते हैं और कज्जली निर्माण कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में क्या बताया है कज्जली के रिगार्डिंग वो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक। किसी धातु के साथ पारद डालकर 3-4 दिनों तक मर्दन करने से पारद गंधक या धातु का कृष्ण वर्ण का श्लष्ण चूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। मैंने बताया कि ब्लैकिश वर्ण चाहिए, तो उसका अपने कृष्ण वर्ण चाहिए फ्रेंड्स। ओके, श्लष्ण का मीनिंग होता है कि वो पाउडर इतना फाइन चाहिए कि वो हम हाथ में लेते थे, हमारे जो रिजेस और ओरस रहते हैं उसके अंतर्गत वो पदार्थ जाना चाहिए, उसे हम श्लष्ण बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे हम कज्जली कहते हैं। शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक दोनों को अकेले ही अथवा कोई अन्य धातु या रस उपरसों के साथ पत्थर के खरल में बिना द्रव के मर्दन करने पर 3-4 दिनों में कृष्ण वर्ण का श्लष्ण सूक्ष्म काजल जैसा चूर्ण तैयार होता है, उसे हम कज्जली कहते हैं फ्रेंड्स। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि कज्जली किसे कहते हैं। यहाँ पे वर्ड्स आए हैं फ्रेंड्स की यहाँ पे धातु का भी इस्तेमाल किया है। तो धातु का इस्तेमाल क्यों किया फ्रेंड्स,
उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। समझो हमें मेटल की कज्जली बनानी या किसी धातु की कज्जली बनानी रहती है, तो सर्वप्रथम हम शुद्ध पारा लेते हैं, उसमें शुद्ध किया वाला धातु, जैसे कि नाग धातु हो गया। इस अष्ट धातु में एक नाग धातु बता है, उसका शोधन करके उसका सामान्य शोधन करते हैं और विशेष शोधन करते हैं। सामान्य शोधन के अंतर्गत हम उसे तैले, तकरे, गवामूत्रे और कांजी और कुड़ित काढ़ा इसमें 7-7 बार निर्वापन करते हैं। निर्वापन का मीनिंग होता है उसमें डुबाना। और विशेष शोधन जो रहता है पर्टिकुलर हर एक मेटल का और रसों का एक विशेष द्रव्य बता है, उसमें उसका शोधन करते हैं। जैसे कि नाग का बता है चूर्णोदक। चूर्णोदक क्या रहता है फ्रेंड्स? चूर्णोदक जिसमें हम चूना इस्तेमाल करते हैं और वाटर इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छी तरह से रात भर घुला के रख के फिल्टर क्लॉथ से फिल्टर करके चूर्णोदक ऑप्टन करते हैं। तो सामान्य विशेष शोधन होने के बाद हम नाग मिलता है, जो नाग मिलता है हमें, वो हम पारद में मेल्ट करके उसको हीट देके डालते हैं और उससे अच्छी तरह से खरल में फोर्सफुली ट्राइचुरेट करते हैं, जिसे हम मर्दन कहते हैं, या मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग होने के बाद फ्रेंड्स हम उस पर गंधक डालते हैं। गंधक सम प्रमाण में डालना चाहिए या द्विगुण में डालना चाहिए, पार्ट के अनुसार चेंज होता है फ्रेंड्स। तो उसे हम तब तक मर्दन करते हैं जब तक वो मिक्सचर एकजीव नहीं होता, मिक्स नहीं होता और उसमें हमें ब्राइटनेस जो शाइनीनेस जो है वो हमें दिखना नहीं चाहिए और स्लश ना होना चाहिए। वो इतना फाइन पाउडर चाहिए कि वो अपने फिंगर्स में लेते हो तो अपने हैंड्स के या फिंगर्स के जो कुछ प्रिंट्स है उसमें वो जाना चाहिए। वो हो गई धातु की कज्जली। इसलिए यहाँ पे आचार्य ने बताया है कि कोई भी धातु रस उपरस, इसके अंतर्गत हम कोई भी रस उपरस के द्रव्य ले सकते हैं जो रसशास्त्र में बता है, उन्हें हम मर्दन करते हैं पत्थर के खरल में बिना द्रव, जिससे हमें लिक्विड मीडिया ऐड नहीं करना है। इसलिए आचार्य ने यहाँ पे बताया है बिना द्रव। इस तरह हम कज्जली बनाते हैं फ्रेंड्स। आपको कज्जली का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो फ्रेंड्स? तो अभी आगे जान लेते हैं अगली परिभाषा, जिसका यहाँ पे और एक कल्प बता है, जैसे कि मकर ध्वज निर्माण। मकर ध्वज एक कुपिपक्व रसायन है फ्रेंड्स। कुपिपक्व मीनिंग होता है कि जो मेडिसिन हम बॉटल में बनाते हैं उसमें हम उसको मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि और तीव्र अग्नि इस स्टेप में हीट देते जाते हैं। मृदु अग्नि में हम हीट रूम टेम्परेचर से लेके 250 डिग्री तक देते हैं, मध्यम अग्नि में 250 से लेके 450 तक देते हैं और तीक्ष्ण अग्नि में 450 से लेके 650 तक हम उसे ग्रेजुअली हीट देते हैं। ये कुपिपक्व रसायन बनाते समय हमें लक्षणों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कज्जली मेल्ट हुई या नहीं हुई, कज्जली मेल्ट होने के बाद कौन से कलर के अपने को फिल्म्स देखने की मिल रही है और गंधक का कौन सा कलर का हमें फिल्म्स देखने को मिल रहा है। इस तरह मकर ध्वज के अंतर्गत पारद, गंधक और सुवर्ण ये 3 पदार्थ या 3 कंटेंट मेन बता है। तो उसमें सर्वप्रथम हम पारद में सुवर्ण डालते हैं, उस प्रोसेस को हम अमलगमेशन प्रोसेस कहते हैं। पारद और सुवर्ण मिक्स होने के बाद उसमें हम गंधक डालते हैं, उसकी कज्जली बना के उसे हम कुपी में स्थापन करके उसको हीट देते हैं। उससे जो हमें कुपल्प मिलता है उसे हम मकर ध्वज कहते हैं। मकर ध्वज में ऊपर हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो ऊपर मकर ध्वज रहता है और बॉटल के नीचे के कोने में हमें सुवर्ण भस्म मिलता है, जिसे हम सोने का भस्म कह सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह धातु की कज्जली के साथ हम कुपिपक्व रसायन भी बना सकते हैं। इस तरह अलग अलग कल्पना भी हम इस तरह बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक बताया है फ्रेंड्स कि स्वर्णवंग का निर्माण बताया है फ्रेंड्स। तो स्वर्णवंग क्या है इसके बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। स्वर्णवंग एक रसशास्त्र में बताया गया कल्प है। स्वर्णवंग में मेन कंटेंट पारद तो रहता है मेन इंग्रेडिएंट, लेकिन स्वर्णवंग जब बनके रेडी होता है तब उसमें हम मर्क्यूरी डिटेक्ट नहीं करते, उसमें पर्टिकुलरली वंग धातु का इस्तेमाल किया गया है। उससे हम कुपिपक्व विधि से बनाते हैं और हमें स्वर्णवंग मिलता है। स्वर्णवंग का जो रंग है वो सोने जैसा रहता है, इसलिए स्वर्णवंग की परिभाषा या स्वर्णवंग सोने जैसे दिखता है, इसलिए उसे हम स्वर्णवंग कहते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे परिभाषा जान लेते हैं फ्रेंड्स कि अगली परिभाषा क्या है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कज्जली के पर्याय कुछ बताया है आचार्य ने, जैसे कि आचार्य ने यहाँ पे बताया है कज्जली, कज्जल, कज्जलिका, ये 3 कज्जली के पर्याय बताए हैं फ्रेंड्स। अब पर्याय क्लियर होने के बाद हम जान लेते हैं अगली परिभाषा, जिसे हम ढालन कहते हैं। ढालन का मीनिंग क्या है ये सबसे पहले हमें जानना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ढालन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ढालन क्यों करते हैं, ढालन को शोधन के अंतर्गत क्यों रखा है, ढालन का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि रसशास्त्र में धातु बताए गए, जैसे सोना, चांदी, ये सब मेटल्स के अंतर्गत है। इन्हें हीट करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर लगता है। ये जब उनके टेम्परेचर पे जाते हैं तब तो वो मेल्ट होकर अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद लिक्विड फॉर्म में आने के बाद
उसे हम किसी लिक्विड मीडिया में डिसॉल्व करते हैं। उस प्रोसेस में को हम ढालन कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि ढालन प्रोसेस ओवरऑल कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुवर्ण लिया है फ्रेंड्स। सुवर्ण लेने के बाद हमें उसे हीट करना है फ्रेंड्स। अच्छी तरह से कब तक हीट करना है? जब तक वो हमें टोटली रेड हॉट नहीं दिखता है। रेड हॉट तो मीनिंग होता है कि वो मेटल जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया है। वो सुवर्ण के भी मामले में है और रजत के भी मामले में। रजत के पत्ते बनाते हैं हम और उसको हम गैस पे हीट करते हैं। जब रेड हॉट होता है उसे हम जैसे कि दूध, तैल, घी, मूत्र, स्वरस, क्वाथ और पांड, ये जो लिक्विड मीडिया में है उसमें हर एक बार जो कुछ मीडिया बताया उसमें हम उसको ढाल देते हैं, उसे ढालन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक जैसे कि ये बर्नर हो गया फ्रेंड्स। बर्नर पे हम ऐसे बर्नर को हीट है और यहाँ पे एक मेटल है जैसे कि इसे हम सुवर्ण धातु कहते हैं फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल। और उसको हीट करने के बाद यहाँ पे एक पात्र रखना है और पात्र में हमें कौन सा भी एक लिक्विड मीडिया लेना है। जैसे कि हम स्वर्ण का शोधन करते हैं कांचनार स्वरस में। यहाँ पे आचार्यों ने बताया है कि आप स्वरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आचार्यों ने स्वर्ण का शोधन बताया है कांचनार स्वरस में, कांचनार पत्र स्वरस में। कांचनार एक वृक्ष है जिससे हम कांचनार का स्वरस प्राप्त करते हैं। तो जो सुवर्ण धातु है वो रेड हॉट होने के बाद हम इस लिक्विड मीडिया में उसे ड्रॉप डाउन करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गई ढालन प्रोसेस। क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि पहले हमें सुवर्ण धातु अग्नि पे तपाना है। रेड हॉट होने के बाद उसको हम किसी उसका पर्टिकुलर शोधन का द्रव्य जो बताया है उसमें हम उसको ढाल देते हैं। जो ढाल देने की प्रोसेस से हम ढालन कहते हैं फ्रेंड्स। ढालन के अंतर्गत हम कोई भी लिक्विड मीडिया यूज कर सकते हैं जैसे कि गोदुग्ध है या तिल तेल है या गाय का दूध है, गाय का मूत्र है या किसी भी वनस्पति द्रव्य का स्वरस हो गया या किसी भी द्रव्य का क्वाथ हो गया, किसी का द्रव्य भी फांट हो गया। ये लिक्विड मीडिया हम उस हीट किए हुए द्रव्य को ढाल देने के लिए यूज करते हैं। तो अब ढालन के बाद अगली परिभाषा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अब आप जो लिंक है इस वीडियो में हमने प्रोवाइड की है वहाँ पे आप हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। ये सारी सर्विसेज हम आपको कम चार्जेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे लेक्चर आपको मोरे पब्लिकेशन ऐप पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आपके रसशास्त्र और भेषज कल्पना की जर्नी मोरे पब्लिकेशन ऐप के साथ। थैंक यू।